ये सब कुछ साल पहले न्यू ईयर्स की शाम को हुआ। उस समय मैं लास वेगास के बड़े आलीशान कसिनो में वेट्रेस का काम कर रही थी। उस शाम मेरे ऊपर ड्रिंक्स की 2 ट्रे गिर चुकी थी। एक औरत मुझ पर उसके वाउचर चुराने का इल्जाम लगा चुकी थी। 6 घटिया प्रपोजल मिल चुके थे और एक आदमी को बाउंसर्स द्वारा बाहर निकालना पड़ा जब उसने मेरे बट्स पर मारा। मैं इन सब से थक चुकी थी। मैं मरी हुई हालत में लॉकर रूम तक पहुंची। मैंने खुद को मना लिया था कि मैं घर पर एक शांत शाम गुजारने वाली हूं। फिर मैंने अपनी सहेली एबी का पार्टी में जाने का मैसेज देखा। मैं इसके सख्त खिलाफ थी। मैं लॉकर का सहारा लेकर खड़ी हो गई और मैंने उससे लिखा, आज रात नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूं। उसने फौरन मेरे सेल फोन पर मुझे कॉल कर दिया। अब कम ऑन, तुम्हें आना ही होगा, जॉश भी वहां आ रहा है। पार्टी बेलाडोना की 10 ग्रैंड नाइट स्वीट में से एक में थी। कितनी बार हमें ऐसी जगह पर जाने का मौका, तुम जितना सोचती हो उससे ज्यादा। क्लोई प्लीज मेरे लिए। हाँ ठीक है, मुझे तैयार होने दो, मैं बस अपनी शिफ्ट खत्म करके आई हूँ। मैंने फोन रख दिया और फिर मैंने देखा कि मेरे लॉकर के आगे रखे बेंच पर एक काले रंग का गुलाब पड़ा था। पहले तो मुझे लगा कि वो किसी और लड़की के लिए होगा, लेकिन फिर मैंने उसके तने से लगे नोट पर पढ़ा तो उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था। मैंने उस नोट को खोला, उस पर पढ़ा, आज रात मिलते हैं, लव एक्स। हाँ ओके। मैं जल्दी से तैयार हुई और मैंने आखिर में सोचा कि मैं उस गुलाब को अपने साथ ले जाऊंगी। हर दूसरी रात को मुझे दर्जनों भर बाहर जाने के लिए पूछा जाता है। मुझे लगता है कि इसकी वजह वो छोटी यूनिफॉर्म है जो मैनेजमेंट हमें जबरदस्ती पहनाती है। लेकिन ये पहली बार था कि कोई मेरे लिए गुलाब रख कर गया था, चाहे वो काला ही क्यों ना हो। मुझे वो खास लगा। जब तक मैं बेलाडोना की लॉबी तक पहुंची तो मैंने अपने सेलफोन में देखा कि 10:30 बज चुके थे। लोग न्यू ईयर्स ईव मनाने के लिए कसिनो में इकट्ठे होना शुरू हो चुके थे। भीड़ के बीच मैं एक आदमी को देखती हूँ। उसने लंबा काला कोट पहना हुआ था जिसका हुड अजीब से आकार का था, जैसे किसी वीडियो गेम का कैरेक्टर हो। अचानक वो रुका और पीछे मुड़ा। उसने सीधा मेरी तरफ देखा। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। मेरी नजर सिर्फ उसकी चमकीली नीली आंखों की तरफ गई, जिसे देखकर मैं डर गई। लोगों की भीड़ सामने से गुजरी और जब तक वो निकले वो आदमी भी गायब हो गया। अजीब है। ए, तुम आ गई। एबी ने मुझे चौंकाते हुए पीछे से पकड़ लिया। चलो भैया, तुम सारा मजा मिस कर रही हो। वो मुझे खींचकर लिफ्ट में ले गई और हम बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में चले गए। मैंने सुना है कि यहाँ लाइव बैंड भी है। लिफ्ट के अंदर एक पूरी दीवार डिजिटल डिस्प्ले की थी जिस पर अलग अलग रेस्टोरेंट के विज्ञापन चल रहे थे। खाने की तस्वीरें देखकर मुझे याद आया कि मैंने दिन से कुछ खाया नहीं है। तस्वीर कुछ सेकंड्स के लिए झपकी और वो वहां था। वही हुड वाला आदमी। वो मुझे घूर रहा था। एबी, एबी पीछे देखो, मैंने उससे कहा। क्या? उस डिस्प्ले पर एबी की पीठ थी। जब तक उसने पीछे मुड़कर देखा तब तक उस आदमी की तस्वीर बदलकर खाने की तस्वीर सामने आ गई। तुम जानती हो ना कि मैं वेजिटेरियन हूँ। लेकिन लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने हमें पार्टी करने वाले लोगों का झुंड दिखाई देने लगा। हमें अपनी पार्टी तक पहुंचने के लिए कई सारे लोगों के बीच से फंस कर गुजरना पड़ा। जॉश को ढूंढने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हें एक बात कहूं, तुम जाकर जॉश को ढूंढो और मुझे मैसेज करके बता देना। मुझे रेस्टोरेंट जाना है। मैं और एबी अलग अलग हो गए। वो जॉश को ढूंढने चली गई और मैं एक खाली कमरा ढूंढने। मैंने एक स्वीट ढूंढ लिया। वो शांत जगह थी और वहां एक बेड भी लगा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि उसमें कोई नहीं था। उसे देखकर मुझे बहुत राहत मिली। उसके अंदर एक बाथरूम भी था। मैं फौरन अंदर चली गई और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही मैं बाथरूम इस्तेमाल करके बाहर निकलने ही वाली थी, मैंने बाथटब के सामने लगे टीवी के चलने की आवाज सुनी। जब मैंने मुड़कर देखा तो हुड वाला वो आदमी मुझे दोबारा दिखा। क्या बकवास है। हेलो क्लोई, क्या तुम्हें मेरा दिया हुआ गुलाब पसंद आया? मैंने फ्लैश किया और फौरन उस टीवी के पास चली गई। तो तुम हो मिस्टर एक्स। किस तरह का घटिया मजाक करने की कोशिश कर रहे हो तुम? जॉश, क्या तुम हो? तुम्हारा मतलब है ये? टीवी पर तस्वीर बदल गई और मुझे मोबाइल फोन की एक तस्वीर दिखाई गई जिसमें जॉश और एबी पार्टी में खड़े बातें कर रहे थे। मुझे मालूम पड़ा है कि तुम्हें ये लड़का पसंद है। बताओ मुझे क्लोई, इसमें आखिर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? सबसे बड़ी बात, ऐसा चेहरा। अब ये सब बंद करो। तुम सच में मुझे डरा रहे हो। बाथरूम से बाहर निकलकर मैं बेडरूम में आ गई। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए रात भर नाचने से पहले मुझे उन्हें आराम देना बहुत जरूरी था। शायद मैं कुछ मिनट के लिए सो गई थी। कुछ देर बाद मैं बेडरूम में लगे टीवी की आवाज सुनकर उठी।
मिस्टर एक्स की तस्वीर एक बार फिर उस टीवी में दिखाई दे रही थी। मैं उसे देखकर थोड़ा परेशान होने लगी। कम ऑन, अब बस भी करो, बहुत हुआ ये डरावना शो। उसने स्क्रीन पर मुझे कुछ दिखाया। पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि वो क्या था। फिर मैंने देखा कि उसने अपने सुनहरे बालों के नीचे जॉश का चेहरा लगाया हुआ था। अब जब मेरे पास भी उसके जैसा चेहरा है तो तुम्हें मैं कैसा लग रहा हूं? मेरे फेफड़ों में हवा भर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं कमरे से भागकर भीड़ भरी पार्टी में घुस गई। कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि ये एक मजाक था और होना भी चाहिए। मैं भागकर बालकनी में ताजी हवा लेने चली गई। होटल के सामने मैंने एक बहुत बड़ा डिजिटल बिलबोर्ड देखा जिस पर मिस्टर एक्स की तस्वीर नजर आ रही थी। अब बस बहुत हुआ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं वापस पार्टी में गई और एबी को ढूंढने लगी। ऐसा करते हुए मेरी नजर फिर से एक डिजिटल फ्रेम पर गई जिस पर मिस्टर एक्स की तस्वीर थी। कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है मुझे तुम चाहिए। कुछ हफ्तों पहले तुमने मुझे विस्की लाकर दी थी। अब तभी से मैं जानता हूँ कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं। मैंने मिस्टर एक्स को नजरअंदाज कर दी और एबी को ढूंढने लगी। मैं पार्टी में कई लोगों से पूछती हूँ कि क्या उन्होंने एबी या जॉश को कहीं देखा था, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो कौन थे। ढूंढते ढूंढते मैं किचन में पहुंची और मैंने वहां एक दीवार पर शीशा देखा जिस पर हॉलवे दिखता था और वहां मैंने एबी को देखा। उसके पीछे मिस्टर एक्स खड़ा था। मैंने डरते हुए शीशे पर अपना हाथ मारा और उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। फिर मैंने एक चमकती हुई चीज उसकी गर्दन के पास जाती हुई देखी। वो एक चाकू था। मिस्टर एक्स एबी की तरफ झुका और उसने एबी का गला काट दिया। शायद इसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। अगली सुबह अपने बेडरूम में मेरी मॉम के दरवाजे अचानक खटखटाने की आवाज से उठी। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि बेहोश होने के बाद मैं वहां कैसे पहुंची या फिर क्या हुआ। एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई सपना देखा था। मेरी मॉम ने मुझे बताया कि पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी और वो मुझसे बात करना चाहते थे। पुलिस ने मुझे बताया कि जहां पार्टी हो रही थी उसके 6th फ्लोर नीचे उन्हें जॉश की लाश एक अलमारी में रखी हुई मिली। उसके चेहरे की त्वचा को छीन लिया गया था। एबी भी लापता थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ थी। पुलिस को सिर्फ उसका खून हॉलवे के कारपेट पर लगा हुआ मिला था। मैंने अपना सामान पैक किया और शहर छोड़कर चली गई। उसके बाद मैं कभी वापस नहीं गई। हमारी दोस्ती खत्म हो रही थी। ठीक है, शायद ही कुछ ज्यादा ही ड्रामा हो। मेरे ज्यादातर दोस्त यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए शहर जा रहे थे। हम सब में से सिर्फ ऐश ही थी जो यहीं रहने वाली थी। ये थोड़ा दुखद तो था। जब भी हमारे पास थोड़ा सा भी खाली वक्त होता था तो हमें एक साथ रहने की काफी आदत थी। चीजें कभी भी पहली जैसी नहीं होंगी और इसी वजह से हमने तय किया कि हम एक आखिरी बार पार्टी जरूर करेंगे। ये हमारी सबसे अच्छी पार्टी होगी, ऐश ने पूरे उत्साह के साथ कहा जब हम उसके लिविंग रूम में रह रहे थे। हमने कम से कम 100 गुब्बारे फुला दी और 7 लोगों के लिए करीब 50 शैंपेन की बोतल रखी हुई थी। क्या ये ज्यादा था? हाँ, लेकिन ये हमारा एक साथ आखिरी न्यू ईयर होने वाला था। अलग होने से पहले आखिरी मस्ती, आखिरी धमाल, और इसकी तैयारी करने में ही आधी मस्ती हो गई थी। उस वक्त तक सिर्फ मोरिया और मारिया ही नहीं आए थे क्योंकि उन्हें कुछ काम था। मैं उन दोनों के आने के बेसब्री से इंतजार कर रही थी क्योंकि मैं पार्टी शुरू करना चाहती थी। हालांकि मुझे मानना पड़ेगा कि ये काफी अजीब था, ये जानते हुए भी कि इस रात के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन ऐश उतना नहीं सोच रही थी जितना कि मैं इस बारे में सोच रही थी, बल्कि वो तो पार्टी शुरू करने से पहले एक खेलों के बारे में सोच रही थी। उसने पहले से ही 3 या फिर उससे ज्यादा बियर्स पी ली थी और वो पूरे नशे में थी। लेकिन मैं उसके बर्ताव की दाद देती हूँ। मैं भी भूल जाना चाहती थी कि क्या चल रहा था। लिया किचन में थी। वो आखिरी गुड बाय डिनर की तैयारी कर रही थी। वो आगे चलकर शेफ की पढ़ाई करने वाली थी, इसलिए ये जाहिर था कि आज रात किचन की जिम्मेदारी उसकी होने वाली थी। दरवाजे की घंटी सुनकर मेरा ध्यान अपने ख्यालों से निकल गया। हमें अंदर आने दो, मायरा ने अपने चहचहाती आवाज में कहा। ऐश भागते हुए दरवाजा खोलने गई। मारिया उसके पीछे खड़ी थी। उसके हाथ में और बियर्स थी। मुझे खुशी है कि तुम लोग टाइम पर आ गए। डिनर बस शुरू होने वाला है। मैं जाकर देखती हूँ अगर लिया को टेबल लगाने में मदद चाहिए। मैं किचन में जाने से पहले दोनों लड़कियों को कसकर गले लगाती हूँ। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहती। लेकिन जब मैं छोटी सी प्यारी किचन में घुसी तो लिया वहां नहीं थी। लिया, लिया। मेरी आवाज काफी ऊंची थी, जो मैं नहीं चाहती थी।
ये बहुत ही अजीब बात थी, लेकिन अचानक मुझे डर का एहसास हुआ। क्या वो हमें बिना बताए चली गई थी? और अगर ऐसा ही था तो वो ओवन चालू करके क्यों गई? गाइस, क्या तुमने किसी को लेया को देखा है? मैंने पूछा। मैंने हमारे ग्रुप के आखिरी लड़के की तरफ देखा, टिम, जो काफी देर से लिविंग रूम में अकेला था। वो बोरियत भरी शक्ल के साथ अपना फोन देख रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने आकर बैठी तो उसने एक पल के लिए भी नजरें नहीं हटाई। नहीं, मुझे लगा कि शायद वो अभी तक खाना बना रही है। हो सकता है कि उसे बाथरूम इस्तेमाल करना हो। जैसे उसने ऐसा कहा, मैंने पीछे से किसी दरवाजे के जोर से खुलने की आवाज सुनी। गाइस, मुझे लगता है कि तुम्हें एक सेकंड के लिए यहां आना चाहिए। आखिर ये क्या? मुझे लगता है कि उसे कोई ले गया है। किस तरह? मारिया हमेशा ने लोगों में से थी जो सबसे पहले बुरा सोचती थी, लेकिन सच कहूं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इतनी जल्दी ऐसा ना सोचूं। ये जरूर कोई मजाक होगा, है ना? कम ऑन, हम दोनों जानते हैं कि वो कितनी पागलों जैसी हरकतें कर सकती है। मुझे यकीन है कि वो कहीं पे छिपी हुई है। लेया, बाहर निकलो, हम डर गए, अब हमें भूख लगी है। तो ऐश अब घबराने लगी थी, और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर मैं भी। टिम काउच के पीछे से उछलकर निकला। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मुझे यकीन है कि वो छुपा छुपी खेल रही है। चलो अब सब मिलकर उसे पूरे घर में ढूंढते हैं। मुराया पहले शख्स थी जो किचन के अंदर गई। उसकी आवाज बहुत ही तनाव भरी लग रही थी, जैसे वो, गाइस, तुम्हें आना चाहिए। उसने लिया को ढूंढ लिया था, और लिया ठीक नहीं थी। मैं रोना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि ऐसा करना ठीक नहीं था। शायद हम अभी भी कोई, प्लीज एम्बुलेंस को बुलाओ, ठीक है, अभी के अभी। मैं डॉक्टर बनना चाह रही थी, और मैं देखकर बता सकती थी कि अब उसमें कोई जान नहीं बची थी। लेकिन हुआ क्या? इसे जरूर किसी ने। ऐश ने अपनी बात खत्म नहीं की। वो अपने हाथ में बियर की बोतल लेकर लड़खड़ाने लगी। उसे देख के जाहिर हो गया था कि वो होश में नहीं थी। मेरी हालत अभी भी वैसी ही थी। मैं बस नीचे बैठकर रोना चाहती थी। हमें अभी के अभी पुलिस को फोन करना चाहिए और फिर यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। मैंने एक पल के बाद सोचा, ऐसा करना सबसे सही होता। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी भावनाओं को संभाल कर उस समय वो करना चाह रही थी जो किया जाना चाहिए था, लेकिन मेरा दिल अंदर से टूट रहा था और मेरा दिमाग बहुत बहुत डरा हुआ था कि तभी लाइट्स चली गई और मुआयरा जोर से चिल्लाई। उसके अलावा पूरी तरह से शांति छा गई थी, और फिर मुआयरा भी जा चुकी थी। एक एक करके हमारा शिकार हो रहा था। हमें जल्द से जल्द यहां से बाहर निकलना होगा। मैं बाहर जाकर पुलिस को फोन करूंगी। मैंने उस परिस्थिति में सब कुछ संभालने की कोशिश की, लेकिन मारिया को संभालना बहुत ही मुश्किल था। वो कांप रही थी। वो मुराया का हाथ पकड़कर रो रही थी। हाँ, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, ऐश ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। उसके पैर लड़खड़ाए और वो दीवार से सहारा लेकर खड़ी हो गई। मैंने खुद को प्रेरणा बनाने के बारे में सोचा। जितनी जल्दी हो सकता था मैं दरवाजे की तरफ भाग। शायद अगर मैं बाहर निकली तो बाकी भी मेरे पीछे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं सिर्फ अकेली ही घर से बाहर निकली। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन मेरे पीछे और कोई नहीं आया। मैं ऐश और मारिया को रोते हुए सुन सकती थी। वो ठीक थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी तरह के अजीब सपने में हूँ। मेरा वापस जाना बहुत जरूरी था, लेकिन उससे पहले मेरे पुलिस को फोन करना भी जरूरी था। मैं इतनी बुरी तरह कांप क्यों रही थी? आखिर मैं बिना हिचकिचाए अपने दोस्त की मदद क्यों नहीं कर पाई, जबकि मैं अच्छे से जानती थी कि कोई उन्हें मारना चाहता है। मुझे वापस जाने में कुछ मिनट लगे, ये सोचकर कि पुलिस रास्ते में है और मैं सुरक्षित रहूंगी, लेकिन वो एक झूठ था। लाइट्स एक बार फिर बंद हो गई थी। ऐश अभी भी दीवार के सामने बैठी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन जाहिर था कि वो कुछ देखने या समझने की हालत में नहीं थी। वो ठीक नहीं लग रही थी। मारिया अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। मुझे दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसके साथ क्या हुआ होगा। और फिर मैंने उसे देखा, जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। वो मेरी तरफ चलते हुए आ रहा था। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे इन सब से कोई फर्क पड़ रहा था। अगर उसे देख कुछ लग रहा था तो वो ये था कि वो बहुत खुश था। मुझे एहसास हुआ कि इन सब के पीछे उसका हाथ था। क्यों? मैंने उससे पूछा। मैं जानना चाहती थी। मैं एक बार फिर उसके जाल में फंस गई थी, तो अब मुझे इस बारे में जानने का तो पूरा हक था। मैं तुम सबको इस तरह खो नहीं सकता था। मैं सोचा इससे अच्छा होगा कि हम सब एक साथ चलें। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। वो अभी अपनी बात को लेकर बहुत सीरियस था, और उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाई। जैसे ही क्रिसमस आता, सभी लोग उत्साह से भर जाते हैं।
हम सभी ये सोचने लगते हैं कि तोहफे में क्या लें और छुट्टियों में खाने के लिए क्या बनाएं। इस बात में कोई शक नहीं है कि बच्चों को सबसे पसंदीदा त्योहार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मुझे नए साल से पहले वाली शाम की पार्टी ज्यादा पसंद है। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों को ये पसंद है, लेकिन नए साल के बारे में कुछ तो है जो मुझे बहुत प्यारा है। शायद इसलिए क्योंकि हम नए साल में जा रहे होते हैं, सब कुछ नए सिरे से शुरू हो रहा होता है, नए लक्ष्य बनाने जा रहे होते हैं, या फिर साधारण सी बात कि आपको बच्चों के लिए तोहफे लेने में पैसे नहीं खर्चने पड़ते। शायद सभी को ये न्यू ईयर पसंद होता है। ये कहानी तब की है जब मैं एक ऐसे शख्स से मिला जिसे न सिर्फ नए साल नापसंद था, बल्कि वो इससे डरा हुआ था। उस रात उसका डर निराशा में बदल गया, निराशा गुस्से में और गुस्सा प्रतिशोध के क्रोध में। ऐसा क्रोध जो उस आदमी पर ऐसा हावी हो गया कि वो मेरी जिंदगी की सबसे खास चीज मुझसे छीनने के लिए निकल पड़ा, मेरा परिवार। वो रात जब ये सब हुआ, उसकी शुरुआत काफी अच्छी थी। डिनर टेबल पर हो रही बातचीत बहुत ही बढ़िया चल रही थी और हम सब नए साल की शुरुआत के लिए बहुत खुश थे। हमने शैंपेन के ग्लास से टोस्ट किया, एक दूसरे को गले लगाए और बच्चों को एक दूसरे के साथ खेलते हुए देखा। जब हमारा सारा परिवार रात के खाने का आनंद ले रहा था, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि चाहे मुझे इस पर कोई यकीन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मेरा ध्यान उन अफवाहों पर भटक गया जो उन दिनों हमने सुनी थी। प्राचीन मायांस ने एक अनुमान लगाया था कि दिसंबर 2012 में दुनिया का अंत हो जाएगा और इस बात से काफी लोग परेशान थे। हमारे सेलिब्रेशन के बीच में मेरा ध्यान इन ख्यालों से हटा क्योंकि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हम सब ने हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखा क्योंकि इस खास रात पर हम किसी और के आने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। मैं अपनी कुर्सी से उठा और दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। जब मैंने दरवाजा खोला तो मेरे सामने एक आदमी खड़ा था जिसने प्रीस्ट के कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर दुख और दर्द का भाव था और उसने गले में एक साइन पहना हुआ था जिस पर लिखा था, दुनिया का अंत निकट है, अपने पापों का पश्चाताप करो। मेरे कुछ पूछने से पहले वो चिल्लाने लगा, ए बच्चे, तुम्हें क्या लगता है ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने परिवार के साथ खाना खा रहा हूँ, माफ कीजिएगा, क्या आपको कुछ चाहिए? तुम खाना कैसे खा सकते हो जब तुम जानते हो कि तुम और तुम्हारा पूरे परिवार किसी भी वक्त मर जाएगा? एक्सक्यूज मी, क्या तुम किसी और ग्रह पर रहते हो? आज दुनिया का आखिरी दिन है। जब 2012 आएगा तुम और तुम्हारा परिवार मर जाएगा और तुम नरक में जाओगे। तुम्हें चर्च में होना चाहिए, तुम सबको चर्च में होना चाहिए। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? ये तुम्हारा आखिरी मौका है पापों को धोने का। ठीक है, मैं पहले ही दरवाजा खोलने पर पछता रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? तुम भगवान के आगे अपनी पीठ कर रहे हो। मैं सच कहता हूँ कि तुम्हें भगवान से ज्यादा पागल खाने की जरूरत है। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करता हूँ, तुम निकल जाओ यहाँ से। और आज दुनिया का आखिरी दिन है, ऐसी बेकार की बातें करना बंद करो, ना तुम किसी को डरा दोगे। और बिना एक और शब्द कहे मैंने उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं इस बात को मानता हूँ कि मैंने उसके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया। आखिरकार वो एक ऐसा शख्स था जिसे दिमागी बीमारी थी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था। मेरा मतलब है कि वो आदमी मेरे घर में घुस आया और उसने मेरे परिवार को डरा दिया, खासकर मेरे बच्चों को। और मुझे करना क्या चाहिए था? उसके बाद टेबल पर बैठा हर शख्स उसकी बात करने लगा, लेकिन टेबल पर उठने वाले हर टॉपिक की तरह हम कुछ ही मिनट के अंदर अंदर किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद रात अपने रंग में बीतने लगी और इससे पहले कि हमें एहसास होता, नया साल आ चुका था और हम सब अभी भी जिंदा थे, जैसे कि आप जानते ही हैं। जैसे अगले दिन मैं उठा, सबसे पहले मैंने अपना सर पकड़ लिया जो बहुत दर्द कर रहा था। ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि पिछली रात मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। जब मैंने घर में चेक किया तो मैं अकेला था। मेरे पेरेंट्स शायद मेरे अंकल और आंटी के घर पार्टी पर गए हुए थे, जैसे कि वो हर साल करते थे। वो एक साथ मिलकर नाश्ता करते थे। क्योंकि मैं बड़ा हो चुका था इसलिए शायद वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि मैं साथ में चलूंगा। अभी भी मैं काफी नींद में था। मैं टीवी ऑन करता हूँ और सोफे पर कूदकर बैठ गया। लेकिन इससे पहले कि मैं तय कर पाता कि मुझे क्या देखना है, मुझे एक आवाज सुनाई दी। मेरे कमरे की खिड़की का कांच टूट गया था। मैं देखने के लिए अंदर भागा कि आखिर हुआ क्या है और देखकर दंग रह गया। एक आदमी मेरे कमरे की टूटी हुई खिड़की से अंदर आ रहा था। मैं उस आदमी को जानता था। ये वही आदमी था जो कल प्रीस्ट के कपड़े पहनकर हमारे घर आया था। पिछली रात से अलग वो आज बहुत ही कम कपड़ों में था। उसका चेहरा भी बदला हुआ था। आज उसके चेहरे पर बेचैनी और डर का भाव नहीं था, जिस कारण वो मेरे परिवार पर चिल्लाया था, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से का भाव और भी ज्यादा तेज दिखाई दे रहा था। वो बहुत ही अजीब लग रहा था। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं फौरन सोफे के पीछे जाकर छुप गया। बाहर निकलने वाला दरवाजा बहुत दूर था और मैं उस पागल आदमी की नजरों से बचकर वहां तक नहीं पहुंच सकता था। मेरे पास सबसे अच्छा रास्ता यही था कि मैं छुपकर बैठा रहूं और सही मौके का इंतजार करूं। इतने में वो आदमी चिल्लाते और सामने रखी हर चीज को मारते हुए धीरे धीरे घर के अंदर घुसने लगा। मैं भगवान हूँ, सभी मानव जाति का भगवान। क्या मेरे लिए कुछ भी असंभव है? मेरा शरीर और आत्मा बेहोश हो सकते हैं, लेकिन भगवान मेरे दिल को मजबूत बना रहा है। वो मेरी विरासत है। मैं जानता हूँ कि तुम यही हो बच्चे, और तुम जानते हो क्या,
मैं तुम्हें बधाई देने आया हूँ, तुम सही थे, संसार चलता रहता है। वो आदमी मेरे करीब और करीब आता जा रहा था। उससे कोई अंदाजा नहीं था कि मैं कहाँ, लेकिन अगर वो इसी तरह चलता रहा तो इस बात में कोई शक नहीं कि वो मुझे ढूंढ लेगा। अचानक जब वो कुछ कदम दूर था तो मैंने बाहर से गाड़ी की आवाज सुनी। उसमें मेरा परिवार था। आखिर वो इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या वो मुझे ढूंढते हुए आ गए थे? जब मैं उनके आने की वजह सोच रहा था, मैंने एक आवाज सुनी जिसने मेरा खून ठंडा कर दिया। अगर तुम कल रात की तरह मुझे बात करने की हिम्मत नहीं रखते तो शायद तुम्हारे परिवार वाले मुझे कुछ बता सके। और उसके आगे कुछ और न कहते हुए वो आदमी उसी जगह से वापस बाहर निकल गया जहां से वो आया था। मैं जानता था कि क्या हो रहा था। वो साइको मेरे परिवार पर हमला करने वाला था। मैं उसके पीछे भागा। मुझे नहीं पता था कि वो क्या करने वाला है, लेकिन मुझे उसे रोकना ही था। मैंने उसे रोकने के लिए अपने हाथ में टूटे हुए कांच का टुकड़ा उठा लिया और उसकी खिड़की से बाहर निकल गया जहां से वो आया था। मैं लड़ने के लिए तैयार था, मैं अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार था। लेकिन जब मैं बाहर आया, मैंने देखा कि सब खत्म हो चुका था। मेरे पेरेंट्स गाड़ी के पास खड़े थे। मेरा छोटा भाई उनके साथ खड़ा हुआ था। उनसे कुछ इंच की दूरी पर 3 पुलिसमैन उस आदमी को हथकड़ी लगा रहे थे। लेकिन मैं कहूंगा कि अपने दुश्मनों से प्यार करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो। उनके साथ अच्छा करो जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं। कुछ मिनट बाद जब वो मुझे गवाही देने के लिए ले गए, तब मुझे सब कुछ पता चला। उस आदमी ने एक ईंट से मेरे कमरे की खिड़की तोड़ी थी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि आसपास के लोगों ने उसे देख लिया और पुलिस को फोन कर दिया। उस आदमी ने पुलिस के सामने कबूल किया कि वो बिना किसी हथियार के मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने के इरादे से आया था। उसका मकसद, उसे सच में लगता था कि दुनिया का अंत होने वाला था, इसलिए अपने परिवार को इस बुरे अंत से गुजरने से बचाने के लिए उसने पहले ही उन्हें मार डाला। जब 12 बजे और उसने देखा कि दुनिया तो अब भी वैसी की वैसी चल रही है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने सदमे से बाहर निकलने का उसके पास अब एक ही रास्ता था कि वो मुझे ढूंढे। वो लड़का जो सही था, वो जिसने उसकी बात को खारिज किया था। मैं आप सबसे झूठ नहीं कहूंगा, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे न्यू ईयर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा कहना झूठ नहीं होगा। ये मेरी सबसे पसंदीदा पार्टी होती है और मुझे इससे आज भी प्यार है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं दरवाजा खोलने से पहले हमेशा देखता हूँ कि उसके पीछे कौन खड़ा है, और अगर कोई अनजान हो तो मैं दरवाजा ही नहीं खोलता हूँ।